नमस्कार, आपके फेवरेट शो सिप की टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। क्या कोई ऐसा फंड है जो गिरते बाजार में डाउनसाइड रिस्क को प्रभावी तरीके से मैनेज करता हो, या फिर कोई ऐसा फंड जो अलग अलग सेगमेंट्स में यानी कि छोटे से लेकर बड़े शेयरों में निवेश की सहूलियत देता हो, और तो और स्मॉल कैप फंड को भी कड़ी टक्कर देता हो। जी हाँ, ये तमाम खूबियां आपको मल्टी कैप फंड्स में मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ कई तरह के जोखिम हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं जिसमें स्मॉल कैप और मल्टी कैप के 3 साल के रिटर्न हैं। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो एकदम अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि स्मॉल कैप फंड्स कितने वोलेटाइल होते हैं, ये बाजार में हाल ही की गिरावट ने आपके सामने लाकर रख दिया। वहीं दूसरी ओर मल्टी कैप फंड्स हैं जो कम वोलेटाइल होते हैं और उसके साथ ही ये स्मॉल कैप के आसपास रिटर्न दे रहे हैं। अब आपके सामने हम स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मॉल कैप फंड्स की आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 3 साल में कैसे परफॉर्म किया है। तो देखिए, आपके सामने बंधन स्मॉल कैप बैंक है, कैप फंड है, 26% करीब 27% के आसपास है। इन्वेस्को है, ITI स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया है, टाटा स्मॉल कैप फंड है। इनके 26 से लेकर 22% के आसपास के बीच रिटर्न रहे। अब हम आपके सामने मल्टी कैप फंड लेकर आते हैं, वो भी 3 साल के। तो यहाँ पर आप देखिए, कोटक मल्टी कैप ने 24 के आसपास का प्रतिशत के आसपास का रिटर्न दिया है। 23, 21 और 19 के आसपास का रिटर्न ये भी रहा ICICI प्रूडेंशियल का। तो ये लगभग 19-20 के आसपास ही हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें ऊपर और नीचे नहीं देख सकते, यानी कि स्मॉल कैप फंड को ये लगातार टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने देखिए फ़र्क आपके सामने रखने की कोशिश करी है। मल्टी कैप के 3 सालों के रिटर्न ने स्मॉल कैप फंड को पूरी तरीके से टक्कर देने की यहाँ पे कोशिश की है। और इतना ही नहीं, 1 साल के रिटर्न भी आप अगर देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, 19-20 का ही फर्क आपको दिखेगा। इसलिए मल्टी कैप फंड्स पर चर्चा करना तो यहाँ पर बनता है। ऐसे में कई सवाल हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड्स क्यों आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, मल्टी और फ्लैक्सी कैप में अंतर क्या है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, पोर्टफोलियो का रिव्यू भी हम लोग, आपका जो लगातार सवाल आ रहे हैं वो आखिरी में करेंगे ही करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस पे। नमस्कार हर्ष जी, तो चलिए सर, मैं एक बार अपने व्यूअर्स को कुछ याद दिला दूं, फिर आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हर शाम 4 बजे शाम रोज़ाना हम लोग जल्दी आपके साथ लाइव होने वाले हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके सवाल हमें मिलने शुरू हो चुके हैं। 9354027995। इस पर आप सवाल भेजिए, और बहुत सारे सवाल आए भी हैं और हमने लिए भी हैं। तो इसलिए अपनी सवालों की संख्या आप जितने ज़्यादा भेजेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग अपने गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे, आपके पोर्टफोलियो से जुड़े या फिर जो भी आपके कंसर्न होंगे उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। और अगर आप साथ ही आप कुछ कमेंट भेजना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग वो भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि ये मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, दूसरे इक्विटी फंड से ये कैसे अलग होते हैं। जरूर। देखिए, मल्टी कैप फंड जैसे नाम से लगता है, किसी मल्टी वेरिएशन इनमें मिलता है आपको। मल्टी वेरिएशन का मतलब है मल्टी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों तरह की जो कैटेगरीज के स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश कर सकता है। यानी कि एक मल्टी कैप फंड जो है, लार्ज कैप में भी आपको उसका निवेश दिखेगा, मिड कैप में भी आपको निवेश दिखेगा और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी निवेश दिखेगा। अब कुछ मैंडेट जो ऑलरेडी रेगुलेटरी ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो ये कि मिनिमम 75% जो है वो इक्विटी में निवेश होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में निवेश होना चाहिए। इसके बियॉन्ड जो भी फंड मैनेजर जैसा चाहे वो निवेश कर सकता है। यानी कि फंड मैनेजर चाहे 25% के बियॉन्ड ज्यादा लार्ज कैप रख सकता है, या ज्यादा मिड कैप रख सकता है, या ज्यादा स्मॉल कैप रख सकता है, या इक्वल वेरिएशन कर सकता है। तो हर तरह का वेरिएशन आपको मल्टी कैप फंड्स में देखने को मिलेगा। तो मल्टी कैप फंड्स एक्चुअली फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलता है फंड मैनेजर्स को, जिसमें एक परसेंटेज के बियॉन्ड वो किसी भी रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और उस निवेश को बदल भी सकते हैं। तो यानी कि फंड मैनेजर व्यू लेकर जो वेरिएशन है, लार्ज कैप से वो मिड कैप मूव कर सकता है, या स्मॉल कैप से वो लार्ज कैप मूव कर सकता है। तो ये मूवमेंट भी किया जा सकता है। तो मल्टी कैप फंड्स मल्टी स्टॉक्स कैटेगरीज, मल्टी स्टॉक्स में निवेश होता है, जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है।
ठीक है सर, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। और 20-25% का तो मिनिमम एलोकेशन होना चाहिए, और 25% जो होता है वो निर्भर करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कहाँ, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल है सर कि मल्टी कैप फंड में अगर निवेशकों को निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे पहले किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, मल्टी कैप फंड्स पूरी तरह से इक्विटी फंड है, पहली बात ये। दूसरा, आप किस मल्टी कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या एक्सपोजर है, किस कैटेगरी में, वो आपको उसका जोखिम बताएगा। कोई मल्टी कैप फंड अगर स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादा वोलेटाइल होगा कंपैरिजन टू दूसरे मल्टी कैप फंड जिसमें शायद लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो। तो मल्टी कैप फंड के अंदर भी आपको वेरिएशन दिख सकता है, जहां पे कोई फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड हो सकता है, कोई फंड मिड कैप ओरिएंटेड हो सकता है ज्यादा, या कोई स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा ले सकता है। तो कोई भी निवेशक जब मल्टी कैप फंड में निवेश कर रहा हो, तो उसको ये जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए कि उसका जो फंड है, रिस्पेक्टिव फंड है, उसमें क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन फंड मैनेजर करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर जो है उसको वॉलेटिलिटी अपने फंड में देखने को मिलेगी। ठीक है सर, आपने ये चीज़ समझा दिया। अब हम लोग एक बार अपने व्यूअर्स को टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स के 1 साल के और 5 साल के रिटर्न दिखाते हैं, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि 1 साल में कैसे परफॉर्म किया और 5 साल में इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बेसिकली जो है दूसरा एक बार आंकड़ा हम लोग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सर मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये भी है कि जो निवेशक हैं वो फ्लैक्सी और मल्टी कैप फंड्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, जी, ये भी समझा दीजिए। देखिए, मल्टी कैप में जिस तरीके से पहली बात, कैटेगरीज का वेरिएशन मिलता है, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक मिनिमम परसेंटेज बांधा हुआ है। जी। फ्लेक्सी कैप में आपको वो देखने को नहीं मिलता, फ्लेक्सी कैप में वो मैंडेट नहीं है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी निवेश कर सकता है, और केवल इंडियन स्टॉक्स में नहीं, आपको फ्लेक्सी कैप इंटरनेशनल इक्विटी में भी निवेश कर दिखेंगे आपको। तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है चूज करने की कि उसको कहाँ निवेश करना है, कंपैरिजन टू मल्टी कैप फंड। इसलिए दोनों की वोलेटिलिटी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा जब आप उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। तो कोई भी निवेशक जिसको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, या ज्यादा उसको अगर वो इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहता है, तो फ्लेक्सी कैप फंड उसकी चॉइस हो जाती है। लेकिन अगर वो इंडियन मार्केट्स के अंदर ही वो ज्यादा वेरिएशन देखना चाहता है, तो मल्टी कैप फंड उसकी चॉइस हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड एडवाइज होते हैं जब कोई इन्वेस्टर इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर लेना चाहता हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मिलता है, जो मल्टी कैप फंड में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सर यानी इसके सवाल का जवाब ये हो सकता है, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि निवेशकों को इन दोनों फंड में से किसी एक कैटेगरी को चुनना हो, तो कौन सा कैटेगरी चुन सकता है और कम जोखिम के लिहाज से किसे चुना जाए यहाँ पर। तो आपका कहने का मतलब है कि किसी को अगर एक्सपोजर भारत के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से लेना हो, तो वो मल्टी कैप को चुन सकता है। अगर विदेशी कंपनी में एक्सपोजर चाह रहा हो म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तो वो यहाँ पे फ्लैक्सी कैप को चुन सकता है। या फिर सर इन दोनों में से एक बेटर कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक बेटर नहीं है कि मल्टी कैप फंड बहुत ज्यादा बेटर है या फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा बेटर है। मल्टी कैप फंड आपको ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि जैसा उसमें स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर है। जी। अब हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो ही ना, जी। लार्ज कैप की तरफ हो, मिड कैप की तरफ हो, और इंटरनेशनल इक्विटी की तरफ हो, तो इस तरीके से मेंटेन हो। तो मल्टी कैप फंड आपको ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप फंड। अभी चॉइस करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्टर के लिए कि कौन सा फंड मेरे लिए सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आप थोड़ा वोलेटिलिटी कम चाहते हैं और एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप विद इन इंडियन मार्केट्स, अगर आप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर देख रहे हैं, मिड कैप में भी एक्सपोजर देख रहे हैं, लार्ज कैप में भी एक्सपोजर देख, तो मल्टी कैप फंड आपकी चॉइस हो सकती है। बिल्कुल। और जो भी व्यूअर्स है, मान लीजिए अगर वो अंदर जाके देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टॉक्स का चयन किया, तो फैक्ट शीट जाके भी देख सकते हैं। उसमें वो देख सकते हैं कि कम जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है तो कौन से स्टॉक्स में उन्होंने निवेश कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, एक बार हम अपने व्यूअर्स को सालाना रिटर्न दिखाते हैं करीब 1 साल का और 5 साल का, कि मल्टी कैप फंड्स ने
कैसे रिटर्न दिए हैं। तो एक बार हम लोग ग्राफिक्स के ज़रिए अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मल्टी कैप फंड का 1 साल का रिटर्न है यहाँ पे, और 21% के आसपास जो टॉप एक्सिस मल्टी कैप फंड ने परफॉर्म किया है, करीब 22% का रिटर्न है। और आखिरी में इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड है जिसने करीब 18.5% के आसपास का रिटर्न दिया। वहीं अगर 5 साल की बात की जाए, 5 साल में रिटर्न कैसे रहे मल्टी कैप फंड के, क्योंकि देखिए 1 साल में तो अभी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन देखिए क्वांट एक्टिव जो है वो करीब 28-29% का रिटर्न इन्होंने दिया है। और आप देखिए निपॉन की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, 22-23% एवरेज जो है 21% के आसपास यहाँ पे रिटर्न रहे हैं। तो मल्टी कैप ने अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर अपने जो कहें निवेशकों को अच्छा पैसा बना के यहाँ पे दिया है, इस कैटेगरी की बात की जाए तो। अब सर मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जब बाजार में हम लोग वॉलेटिलिटी देख ही रहे हैं, तो इस दौरान मल्टी कैप फंड्स में किस तरह के रिस्क होते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए। देखिए, मल्टी कैप फंड्स में डिपेंडिंग ऑन क्या एक्सपोजर है, किसमें ज्यादा एक्सपोजर है, उसके अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड वोलेटाइल हो सकते हैं। तो जो आपकी रिटर्न की रेंज है वो डाउन साइड भी ज्यादा हो सकती है, अप साइड भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, जैसा मैंने कहा, कि क्या इंटरनल एक्सपोजर है। अब अगर कोई स्मॉल कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड होगा तो उसकी आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ जाता है जब वो वोलेटिलिटी कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तब मल्टी कैप फंड ऐसे में निवेश करते हैं जिसमें शायद स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा होगा। वहीं पे अगर कोई लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा रखता है तो वो कम वोलेटाइल होगा। तो जो रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी कैप फंड की, वो इंटरनल एक्सपोजर पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। और 100% मिनिमम 75% इक्विटी है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर जरूर है। तो कंपैरिजन टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मल्टी कैप फंड आपको ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टर जो मल्टी कैप फंड का चुनाव करता है, उसको ये ध्यान रखना होगा कि वोलेटिलिटी उसमें उसको ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए उसको तैयार रहना होगा। ठीक है सर, आपने सब चीज़ें बताई। अब एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि अगर किसी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना हो तो किस फंड का कितना प्रतिशत होना चाहिए, अगर कैटेगराइज करना हो सर, तो वो एक बार आप बताइए। देखिए, कोई भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो अगर बनाना हो तो मेरा मानना है कि लार्ज कैप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज कैप आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और वॉलेटिलिटी को कम करते हैं। तो अगर एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना हो तो 60-70% अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है और बाकी 30% आपका दूसरी कैटेगरीज में है, मिड कैप हो सकता है और कैटेगरीज हो सकती हैं, तो जी। आप एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं। इनके साथ साथ भी अगर विद इन एसेट एलोकेशन, आप विद इन एसेट क्लासेस अगर एलोकेशन करते हैं जहाँ पे इक्विटी का भी है, डेट का भी है और गोल्ड का भी एलोकेशन होता है, तो जाके आपका एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनता है। तो जी। इन्वेस्टर्स को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि लार्ज कैप ये अपने आप में एक अच्छी कैटेगरी है जिसका पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारा जो द बोनस के दर्शक जिसका इंतज़ार करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू को लेकर, हमारा वो सेगमेंट है और इस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सुंदर जी का सवाल लेंगे, दिल्ली से इनका सवाल है। ये एक बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। इनकी जो उम्र है करीब 35 साल है। 60 साल की उम्र तक ही 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड तैयार करना चाहते हैं। पिछले 1 साल से ये 10,000 की एसआईपी हर महीने करते आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मेरे फंड और उनमें राशि का आवंटन फंड्स में किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है या नहीं है। अब अगर इनके फंड को अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पराग पारिक कैप में करीब इन्होंने 5,000 रुपये कर रखे हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में इन्होंने 3,000 कर रखे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 2,000 रुपये कर रखे हैं। 10,000 की एसआईपी जा रही है। सर क्या बताएंगे आप, क्योंकि आप स्पेसिफिकली तो फंड के उस नाम पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने एलोकेशन कर रखा है कैटेगराइज वाइज, वो आपको ठीक लग रहा है। देखिए, अगर आप कैटेगरी को समझेंगे तो मिड कैप का एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टर फंड का एक्सपोजर है, और जब आप फ्लेक्सी कैप चुनते हैं तो उसमें भी मिड कैप का एक्सपोजर आपको मिलता है। जी। तो यानी कि जो जो पोर्टफोलियो है, इस तरह का पोर्टफोलियो वो टुवर्ड्स हाई रिस्क कैटेगरी फंड्स की तरफ ज्यादा चला जाता है, जहां पे अच्छा। सेक्टर फंड का आपने रिस्क ले लिया, मिड कैप में आपने इन्वेस्ट कर रखा है जो ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। मुझे लार्ज कैप का कोई ओरिएंटेशन दिखाई नहीं देता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोर्टफोलियो बनाना होगा कोई एफिशिएंट, तो जी। उसमें आप लार्ज कैप की तरफ डाइवर्ट कीजिए, 60-70% लार्ज कैप रखिए, और बाकी जो है फिर आप
दूसरी कैटेगरीज में निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड का भी एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में अगर होता है तो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनता है, जो 35 साल के अंदर या सॉरी जो 25 साल के अंदर जो इनका हॉराइजन है 60 साल की एज तक, उसमें जो है 1 करोड़ से ज्यादा का इनको सरप्लस हो जाएगा अगर ये 10,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो आप अगर एग्रेसिव बना रहे हैं, जब एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनता है तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स इनकी तरफ ज्यादा जाते हैं। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट भी एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो कंपैरिजन टू किसी और पोर्टफोलियो के ज्यादा डाउनसाइड जा सकता है। अगर कल को मार्केट डाउन जाते हैं तो क्या वो डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो एपेटाइट आपका मैच होना चाहिए, तभी आप एग्रेसिव जा सकते हैं। वरना इवन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी 50-60% अगर लार्ज कैप का सॉरी इवन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर 50-60% लार्ज कैप का अगर एक्सपोजर होगा तो मेरी राय में वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है सर, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी श्याम जी को। आपका जो बातों का निचोड़ निकल कर आया है कि लार्ज कैप में तो फोकस उनका होना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए पराग पारेख और इन्वेस्को में मिड कैप की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे। और एक तो इन्होंने थीम फंड भी यहाँ पे ले रखा है सेक्टोरल वाइज के हिसाब से देखा जाए तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे, रमेश ठाकुर जी का सवाल है, अंबाला से इन्होंने भेजा था हमारे पास। इन्होंने बोला है कि भाई मुझे घर खरीदने के लिए अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने हैं, हर महीने 12,000 रुपये के ज़रिए एसआईपी चला रहे हैं। अब इनको जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। सामने स्क्रीन पर देखिए इनका पूरा पोर्टफोलियो, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है 2,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 2,000 रुपये, निपॉन इंडिया में 3,000 रुपये डाल रहे हैं, पराग पारेख इनके भी पोर्टफोलियो में है 2,000 रुपये, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी 3,000 रुपये का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सर कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो, जो इस तरीके की ये चाह रहे हैं घर के लिए, आपको लग रहा है स्थिति कि ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? देखिए, टारगेट को अचीव करने का तो गोल कोई भी अगर मैं रखता हूँ और उसको अचीव करता हूँ तो उसके लिए नियमित आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करके ये देखना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिटर्न आपने सेट किया है वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। जहां तक पोर्टफोलियो की हम बात करें तो पहली बात, अभी भी कभी भी एक कैटेगरी से जब आप एक से ज्यादा फंड लेते हैं तो मैंने देखा है कि हमेशा वो डुप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उसमें आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो लिमिटेड होता है। तो एक तो पोर्टफोलियो जब आप ओवरलैप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। प्लस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट जब आप करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि वो एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में अगर हो तो वो ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड। ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आज की डेट में वो स्टॉक्स शायद मार्केट उसकी एफिशिएंसी को नहीं पहचानता है, इसलिए अच्छे मार्केट में भी आपको वो स्टॉक्स डाउन ही दिखेंगे। और इस तरह के फंड्स आपको अच्छे मार्केट में भी शायद ज्यादा अच्छा रिटर्न ना दे रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब इन्वेस्टर्स पूरे पोर्टफोलियो में एक वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड जैसा जो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, तो अगर वो परफॉर्म ना कर रहा हो और बाकी फंड परफॉर्म कर रहे हो तो वो सिचुएशन शायद एक्सेप्ट नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी कैटेगरी में निवेश करने से पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत जरूरी है और ये देखना होगा कि आपके पास उस कैटेगरी में निवेश करने के लिए उस कैटेगरी का जो डाउन साइड है उसके लिए आपके पास पेशेंस है कि नहीं है। तो कोई भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाए, कोई भी कैटेगरी में आप निवेश करें, पहले उस कैटेगरी को समझें और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट इस तरह से करें कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में अगर 60-70% लार्ज कैप और बाकी अदर कैटेगरीज हैं तो मेरी राय में एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनता है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोग ये शो लेकर आए हैं सिप के टिप, क्योंकि जो निवेशकों और व्यूअर्स के मन में कन्फ्यूजन है ना कैटेगरी को लेकर, इसलिए हम रोज़ाना शो करते हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके। आपने ओवरलैपिंग की बात करी, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि ओवरलैपिंग को लेकर एक ही कैटेगरी में कई फंड्स ले लेते हैं निवेशक और उसके बाद उनको लगता है कि ये जो हमारे टारगेट्स हैं हम उसको अचीव कर लेंगे आसानी से। लेकिन यहाँ पर जो सर ने यहाँ पर जितेंद्र सर ने जो बात बताई उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ओवरलैपिंग से यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है सर, आपसे चर्चा करिए, आपके तमाम सवालों के आपने हमें जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए
कैसा लगा आपको पूरा शो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नंबर आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीन पे हम लोग दोबारा फ्लैश कर देते हैं, 9354027995। इस पर आप सवाल भेजिए, आपके लगातार सवाल हमें मिल रहे हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो से जुड़ा भी कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजिए, हम उसको भी शो में ज़रूर जोड़ेंगे। कैसी लगी आपको पूरी चर्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इस तरह की वीडियोस डालिए ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद।